हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अथर्व जी के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स जून 2022 के, और इसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी होंगे। ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट और आएगा। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को विदाउट स्किप करके देखें ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी 2022 जीती है? उत्तर है मध्य प्रदेश ने। इन्होंने मुंबई को हराया है और ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश को ये ट्रॉफी मिली है। फाइनल मैच में मध्य प्रदेश के कप्तान थे आदित्य श्रीवास्तव और उनके कोच थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर चंद्रकांत पंडित। जहां तक मुंबई का प्रश्न है तो उन्होंने 41 बार यानी 41 टाइम्स इस ट्रॉफी को जीता है। अब थोड़ा आपको रणजी ट्रॉफी के बारे में बता दूं। ये ट्रॉफी रणजीत सिंह जी के नाम पर रखी गई है। रणजीत सिंह जी ब्रिटिश इंडिया के दौरान गुजरात के नवानगर के राजकुमार थे और वो पहले भारतीय क्रिकेटर थे। उन्होंने इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला और ससेक्स जो एक काउंटी है उसके लिए भी उन्होंने क्रिकेट खेला। रणजी ट्रॉफी का पहला मैच 1934 में मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया और उस समय इस टूर्नामेंट को बॉम्बे ने जीता था। रणजी ट्रॉफी भारत का मेन डोमेस्टिक क्रिकेट गेम है जिसको कि बीसीसीआई कंट्रोल करती है और ये सभी स्टेट्स के बीच खेला जाता है और इसमें रेलवेज और सर्विसेज की टीम भी पार्टिसिपेट करती है। इसके सारे मैचेस 4 दिन के होते हैं और फाइनल जो होता है वो 5 दिन का होता है। रणजी ट्रॉफी के अलावा दूसरी ट्रॉफी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी 1961-62 में खेला जाना शुरू हुआ था और ये रणजीत सिंह जी के भतीजे दिलीप सिंह के नाम पर रखी गई है। और ये इंटर स्टेट नहीं होती, इंटर जोनल होती है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल जोन इनके बीच में ये टूर्नामेंट होता है। इसका प्रारूप बदलता रहता है। पहले ये जोनल में था, फिर उसके बाद इनके ग्रुप बना दिए गए और अब 3 टीमें इंडिया रेड, इंडिया ब्लू और इंडिया ग्रीन के बीच ये खेला जाता है। ये सब बीसीसीआई डिसाइड करती है। क्रिकेट की एक और ट्रॉफी है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी जो रणजी ट्रॉफी का विजेता होता है उसके और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में खेली जाती है और ये 1959-60 से खेली जा रही है। इसके अलावा देवधर ट्रॉफी जो 1973-1974 में स्टार्ट हुई थी और ये इंडिया ए, इंडिया बी और इंडिया सी की टीमों के बीच एक दिवसीय मैच के रूप में खेली जाती है। इसके अलावा एक और ट्रॉफी होती है विजय हजारे ट्रॉफी। ये 2002-2003 में स्टार्ट हुई थी और इसे वनडे की रणजी ट्रॉफी भी कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी टीमें सब रणजी में पार्टिसिपेट करती हैं वो सब टीमें इस विजय हजारे ट्रॉफी में भी पार्टिसिपेट करती हैं। बस रणजी ट्रॉफी 4 डे और फाइनल जो होता है उनका 5 डे का मैच होता है और विजय हजारे ट्रॉफी 1 डेयर्स होते हैं। इसके अलावा 2006-2007 में एक और ट्रॉफी शुरू की गई है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इसका फॉर्मेट 2020 वाला है और इसमें भी वो सारी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं जो रणजी ट्रॉफी मैचेस में खेलती हैं। आप सोच रहे होंगे मैं इन ट्रॉफीज़ के बारे में आपको इतना डिटेल से क्यों बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का रणजी ट्रॉफी पे आएगा ही आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ने इसे पहली बार जीता है। लेकिन जब एग्जामिनर रणजी ट्रॉफी के बारे में सोचेगा तो वो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। देवधर ट्रॉफी किस से संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है, तो आप फंस जाएंगे, वहाँ पर आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक अंतर से जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर है मुंबई। मुंबई ने उत्तराखंड को 725 रनों से हरा दिया है इस बारी और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है न्यू साउथ वेल्स का, जिन्होंने कि 92 ईयर्स पहले शेफील्ड शील्ड को 685 रनों से हराया था। ये न्यू साउथ वेल्स और शेफील्ड शील्ड ब्रिटिश काउंटी हैं और ब्रिटिश डोमेस्टिक क्रिकेट का पार्ट हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड से जुड़ा रहेगा? उत्तर है सचिन तेंदुलकर।
सचिन तेंदुलकर पिछले 20 वर्षों से यूनिसेफ के साथ वंचित बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अभियान चला रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा बहुत मैं आपको यूनिसेफ के बारे में भी बता दूं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में की गई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इनिशियली यूनिसेफ का मेन एम था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बच्चे और माताएं प्रभावित हुई थी उनको राहत प्रदान करना था, लेकिन बाद में यूनिसेफ का दायरा बढ़ा दिया गया और अब सारे विश्व के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी टीम वनडे के इतिहास में सर्वोच्च स्कोर दर्ज करने वाली पहली क्रिकेट टीम बनी है? उत्तर है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ वनडे में 498 यानी कि 498 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की शहीदी दिवस 3 जून को मनाया गया? उत्तर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर यानी कि हरमंदिर साहब की नींव रखी थी और उन्होंने गुरुओं की वाणियों को आदि ग्रंथ के रूप में संकलित किया था और बाद में इसको विस्तारित कर दिया गया, इसको एक्सपेंडेड रूप में गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में कंपाइल कर दिया गया। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, उस लड़की का नाम बताइए जिसने खुद से शादी करने का फैसला किया है? उत्तर है क्षमा बिंदु। रिसेंटली गुजरात की ये लड़की सुर्खियों में थी क्योंकि इसने अपने आप से ही शादी कर ली। अब ये अपने आप से जो शादी करने के लिए टर्म यूज़ होता है उसे कहते हैं सोलोगैमी या ऑटोगैमी, जिसमें एक व्यक्ति खुद ही से शादी कर लेता है। इसके अलावा शादी से संबंधित कुछ और टर्म्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मोनोगैमी, जिसमें कि एक पुरुष एक महिला से शादी करता है। बायगैमी, जिसमें एक पुरुष 2 महिलाओं से शादी करता है। पॉलीगैमी, एक पुरुष कई महिलाओं से शादी करता है। और पॉलीएंड्री उल्टा है, एक महिला कई पुरुषों से शादी करती है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजियन ऑफ ऑनर जीता है? उत्तर है बिली जीन किंग। ये एक अमेरिकी टेनिस स्टार थी और नंबर 1 थी वर्ल्ड की। लॉन टेनिस को लेकर एक और प्रश्न बनता है कि कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी विंबलडन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल तक पहुंचा था? उत्तर है रामानाथन कृष्णन। ये केवल एक भारतीय हैं जो कि विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे 1960 और 1961 में। इसके अलावा आज तक कोई भी भारतीय वहां तक नहीं पहुंच पाया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय में अपने निदेशक के रूप में नामित किया है? उत्तर है डॉक्टर आरती प्रभाकर, जो एक फिजिसिस्ट हैं। डॉक्टर आरती प्रभाकर अभी 63 साल की हैं और उनका जन्म दिल्ली में हुआ था और जब वो 3 साल की थी तो उनके माता पिता अमेरिका चले गए थे। इनके अलावा भी कुछ भारतीय हैं जिनको आपने याद रखना है, जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाएगा। जैसे हरप्रीत चंडी हैं जो भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं और वो नॉर्थ पोल पर जाने वाली पहली महिला बनी हैं। इसके अलावा समीर बनर्जी जो कि इंडियन अमेरिकन हैं और उन्होंने बॉयज़ विंबलडन जीता है। इसके अलावा शांति सेठी हैं जो कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की सिक्योरिटी एडवाइज़र बनी हैं। तो इन 3-4 भारतीय मूल के नागरिकों के नाम हमने याद रखने हैं क्योंकि ये अगले आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न भी एक भारतीय मूल के नागरिक से ही संबंधित है। प्रश्न है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब किस भारतीय अमेरिकी लड़की ने जीता है? उत्तर है हरानी लोघान ने। उन्होंने एक और अमेरिकन इंडियन विक्रम राजू को इसी कंपटीशन में हराया और उन्हें 50,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार स्वरूप मिली। ये कंपटीशन 1925 से आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी 52 वर्ष की आयु में विश्व शतरंज रैंकिंग में शीर्ष 10 में लौट आया है? उत्तर है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जब अपने 20s में थे तब वो पहले 10 में आए थे और अब वो अपने 50s में वापस लौटकर विश्व के 10 चोटी के खिलाड़ियों में आ गए हैं।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा में सहायता के लिए कौन सा प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया है? उत्तर है श्रेष्ठ। इस कार्यक्रम के तहत मेधावी छात्र जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है, उन्हें 9वीं से लेकर 12वीं तक किसी भी निजी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा और उसका सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ की ब्रिटेन की गद्दी पर बैठने की कौन सी वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई है? उत्तर है 70वीं वर्षगांठ। अगला प्रश्न है, कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा पर काम करता है? उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, 2022 विश्व हवाई अड्डा पुरस्कारों में किस हवाई अड्डे को भारतीय और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डों में चुना गया है? उत्तर है बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब प्रश्न उठता है कि बेंगलुरु का ये जो हवाई अड्डा है ये कैंपेगौड़ा के नाम पर है, तो कैंपेगौड़ा कौन थे? तो कैंपेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के सबसे सुशिक्षित और सफल सरदारों में से एक थे। 1537 में कैंपेगौड़ा ने बेंगलुरु की किलेबंदी की थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर किसी वाणिज्यिक स्थल से नासा का पहला प्रक्षेपण किस स्थान पर हुआ है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक और व्यवसाय के प्रमुख हस्तियों के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर है डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को। इनका हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें फादर ऑफ PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को फ़ायदे में पहुंचाया है, जैसे कि BHEL, मारुति उद्योग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन सब PSUs के डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति हेड रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है इन PSUs को प्रॉफिट में लाने के लिए। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? उत्तर है जर्मनी में। आपको बता दूं कि G7 जो है वो विश्व के सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का एक ग्रुप है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। G7 की जर्मनी में हुई अभी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में खोले गए सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? उत्तर है पद्मा ब्रिज। पद्मा बहुउद्देशीय पुल पद्मा नदी पर एक 2 स्तरीय सड़क रेल पुल है जिसकी लंबाई 6.2 किलोमीटर है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि भारत की 2 प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों बांग्लादेश में एंटर होती हैं और वहीं से फिर समुद्र में मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में पद्मा और गंगा को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, IIT दिल्ली के उस छात्र का नाम बताइए जिसने वर्ल्ड बेस्ट कोडर का खिताब जीता है? उत्तर है कलश गुप्ता। कलश गुप्ता ने पुरस्कार राशि में 10,000 अमेरिकी डॉलर जीते हैं और ये हर साल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आयोजित किया जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ये दुनिया की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, अंतिम हिंदू शासक पर आधारित कौन सी फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है? उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बहुत बड़ी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, जो उनके राजकवि चंद्र बरदाई ने लिखी थी और कई बार इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये पृथ्वीराज रासो किस लेखक ने लिखी है। इतिहास के अनुसार 1191 में बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और 1192 में यानी कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था और उसके बाद फिर स्वतंत्रता तक कोई भी हिंदू शासक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा। पृथ्वीराज चौहान के बाद यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी और फाइनली मुग़ल और उसके बाद अंग्रेज़ सत्ता पर काबिज हो गए और उसके बाद 1947 में ही हमें स्वतंत्रता मिल पाई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 29 जून को। ये दिवस भारत में 2007 से मनाया जाता है
और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 जून को प्रोफेसर महिलानोबिस का जन्मदिन है। महिलानोबिस भारत के एक प्रमुख स्टैटिस्टिशियन थे। उन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक भी माना जाता है और उनका भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में सबसे महत्वपूर्ण फायर आर्म्स लेजिस्लेशन के रूप में माना जाने वाला कौन सा विधेयक पारित किया है? उत्तर है गन कंट्रोल बिल। ये युवा खरीदारों पर सख्त नियंत्रण लगाता है और राज्यों को उन लोगों से बंदूकें हटाने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्हें खतरा माना जाता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है परमेश्वरन अय्यर। उन्होंने अमिताभ कांत को रिप्लेस किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 21 जून को। यूनाइटेड नेशंस ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया और 2015 से ये दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। जब योग की बात चल रही है तो हमें स्वामी शिवानंद का नाम भी याद रखना है, जिनको कि 125 वर्ष की उम्र में इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज एक आईएफएस ऑफिसर हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जैसे वो भूटान में भारत की राजदूत रही हैं, दक्षिण अफ्रीका में भी भारत की राजदूत रही हैं और यूनेस्को में भी भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? उत्तर है 19 जून को। ये मनाया जाता है पीएन पनिक्कर के सम्मान में और ये 1997 से मनाया जाता है। पीएन पनिक्कर, आपको बता दूं कि केरल के पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बालिका पंचायत की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर है गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले में कई गांव में बालिका पंचायत नाम की भारत की पहली बालिका पंचायत का आयोजन किया गया है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 14 जून को और 2005 से ये रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। इस बार का थीम था डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव द लाइफ। एक और प्रश्न यहाँ उठता है कि ये 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस? तो इसका उत्तर ये है कि 14 जून को कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती है। वो ऑस्ट्रिया के जीव विज्ञानी और चिकित्सक थे और उन्होंने 1900 में मुख्य रक्त समूहों की खोज की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है कि किसने रक्त समूहों यानी कि ब्लड ग्रुप्स का पता लगाया था, तो वो है कार्ल लैंडस्टीनर। उनका जन्म है 14 जून को और इसीलिए 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अपनी इस खोज के लिए लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवा भर्ती के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उत्तर है अग्निपथ। इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के लोगों को सेना में भर्ती किया जाना है और इन्हें अग्निवीर का नाम दिया गया है और 4 साल की सेवाएं कंप्लीट करने के बाद इनमें से 25% को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बाकी अलग अलग तरह की नौकरियों के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। आपको ये बता दूं कि जनरली जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वो उस राज्य की यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स 2021 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर है हरियाणा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कर्नाटका रहा। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तर है 8 जून को। वर्ल्ड ओशियन डे हमारी आजीविका को बनाए रखने के लिए महासागरों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 2008 से मनाया जा रहा है।
इस बार का वर्ल्ड ओशियन डे का थीम है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 5 जून को। ये दिवस सन 1973 यानी कि 1973 से मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण की खराब स्थिति और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करना। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड? उत्तर है 1 जून को। वर्ल्ड मिल्क डे को इस्टेब्लिश किया था FAO ने, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसे शुरू किया गया था 2001 में और ये वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र को मनाने के लिए मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था पहला पार्ट जून 2022 के करंट अफेयर्स का, जिसमें कुछ सप्लीमेंट्री आंसर्स भी थे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दूसरा पार्ट बहुत जल्दी ही आपके सामने आएगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।